हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं यहां पर कुछ डिफरेंट के टाइप्स के प्रॉब्लम कराने वाला हूं। ली चैटेरियल प्रिंसिपल भी समझाने वाला हूं, उसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, इसलिए आप वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने की कोशिश करें ताकि आप अपने आप को जज करें कि एसीएफ के लिए आप कितना तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? मैं हिंदी में क्वेश्चन लिख रखा हूं स्टूडेंट्स और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2SO3 प्लस 2SO2 गिव्स प्लस O2 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या है? तो स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन के माध्यम से मैं हमेशा बात कहने वाला हूं। आप एक बात याद रखने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है Kc। अब ये Kc का एक्सप्रेशन क्या होता है, Kc हम कैसे लिखते हैं? तो स्टूडेंट्स याद होगा आपको, हमेशा Kc लिखने के लिए क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ये है, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ये है, तो मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखा है। कैसे लिखा कंसंट्रेशन, ये आप देख सकते हैं SO2, और इसको मैंने कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है SO2 के सामने जो लिखा है वो पावर में आ जाता है। तो ये मैंने जल्दी से लिख लिया, ये हो गया O2 और ये हो गया जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है, अभिकारक जो है, उसे मैंने यहां पर लिखा SO3 और पावर में 2। बस स्टूडेंट्स यही आ गया आपका आंसर। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो इसका होता है मोल पर प्रति लीटर, देखिए कंसंट्रेशन है, सांद्रता है मोल प्रति लीटर, तो ये हो गया मोल प्रति लीटर, ये हो गया मोल प्रति लीटर का वर्ग, और ये भी हो गया मोल प्रति लीटर का वर्ग। तो मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचने वाला है, Kc का जो यूनिट है वो मोल पर लीटर होगा। तो आंसर मेरा ये होगा। लेकिन पर्पस क्या था, हमेशा याद रखें कि यूनिट निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना होगा, फिर मोल प्रति लीटर मोल प्रति लीटर मोल प्रति लीटर यहां पर रख लें। यहां पर स्क्वायर स्क्वायर के कारण कड़ी आएगा, तो फाइनली आंसर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो इस मैं पर्पस ये है कि न्यूमेरिकल के हेल्प से मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है यदि A तथा B की प्रारंभिक सांद्रता समान है, तो इस रिएक्शन में मैंने A और B जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने सेम रखा हुआ है, ये दिया हुआ है, समान है। परंतु जैसे ही इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है साम्यावस्था में, D की सांद्रता A की दुगनी है, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, मतलब A जो D की जो सांद्रता है, सांद्रता को मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो A की सांद्रता का दुगुना है। लेकिन ये कब है स्टूडेंट्स, ये कब है, एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था जब प्राप्त हो जाता है उस सिचुएशन पे ये दिया हुआ है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। तो साम्य स्थिरांक मतलब हो गया Kc। तो आप सबसे पहले तो ये देखो Kc के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, तो आप फिर से वही काम करें, Kc के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। तो आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया C और ये हो गया D अपॉन में A और इंटू B। इसके पावर में सब में 1 1 1 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब यदि आपको A B C D इनकी सांद्रता पता चल जाए, कौन सी अवस्था में, साम्यावस्था में, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां रख देने पर। तो चलिए देखते हैं कि हम इनका सांद्रता साम्यावस्था पे कैसे निकालें। तो आपके पास में ये रिएक्शन लिखा हुआ है A प्लस बी गिव्स C प्लस D। अब आप खुद सोचो, A की प्रारंभिक सांद्रता और B की प्रारंभिक सांद्रता समान दी हुई है। देखो यहां पर लिखा हुआ है A और B की प्रारंभिक सांद्रता समान है। मान लेता हूं कि मैंने A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, तो B की भी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a होगी क्योंकि ये दोनों समान है। अच्छा, प्रारंभ में उत्पाद होगा क्या, नहीं होगा, वो तो जीरो ही रहेगा, पर ये तो प्रारंभ की बात है। लेकिन जैसे ही साम्यावस्था आ जाए, साम्यावस्था जैसे ही आ जाए, ठीक है, A जो ये है, ये अब इतना तो नहीं रहेगा क्योंकि इसकी कुछ मात्रा खपत होकर उत्पाद में बदल जाएगी।
तो मान लेते हैं कि साम्यावस्था में इस ए का कुछ पार्ट खत्म हो गया, कुछ को मैं ले लेता हूं, सपोज x खत्म हो गया, तो बचेगा कितना a माइनस एक्स। समझ में आया क्या? मान लिया, सिंपल सी बात है ना, मान लो प्रारंभ में 100 है, 20 खपत हो गया साम्यावस्था में, तो बचेगा कितना 80, मतलब 100 माइनस 20, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, इसका एक खपत होता है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, इसका एक खपत होता है तो b का भी 1 खपत होगा, तो इसका यदि x खपत हुआ है तो इसका भी x खपत होगा, तो बचेगा कितना a माइनस एक्स। क्लियर हो गया? अब खुद सोचो, a का जब एक खपत होता है तो c का कितना बनता है? 1 बनता है। आप केवल इनके कोफिशिएंट, इनके जो गुणांक है उनको नोटिस करो। a का एक खपत हुआ, c का 1 बना, तो c का अभी कितना बन जाएगा? x खपत हुआ तो x बना, d का भी x खपत हुआ तो x बना। क्लियर हो गया? ये मेरे पास में साम्यावस्था में सारे प्रोडक्ट और सारे रिएक्टेंट का सांद्रता आ चुका है। अब मेरे पास में ये रिलेशन मेरे को दिया हुआ है, देख लो अब प्रश्न में दिया हुआ है। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, D की सांद्रता कितनी है? x, तो ये लिख लिया x। ये देखो यहां से मैंने D के प्लेस पे रख दिया x। और A की सांद्रता कितनी स्टूडेंट्स? साम्यावस्था में A की सांद्रता है A माइनस एक्स। क्लियर हो गया? अब यहां से हम निकाल लेते हैं x कि आखिर साम्यावस्था में A का कितना खपत हुआ है। तो यहां पर देखो 2a माइनस 2x, और ये 2x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a, और x इज इक्वल टू 2a बाई 3। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करने वाले हैं, यहां पर रख लें। तो C की सांद्रता, D की सांद्रता, A की सांद्रता, B की सांद्रता, सभी को मैं यहां पर रख लेता हूं। क्या क्या है साम्यावस्था में? A, B, C, D की सांद्रता, ये सब रखा हुआ है। ये साम्यावस्था में यही तो है। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट C और D, C और D की जगह पे x और x। तो यहां पर यदि मैं KC के लिए लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x इंटू एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब क्या कर लें, आप x का जो एक्सप्रेशन निकालें वो यहां पर रख लें और फाइनली आंसर आप कैलकुलेट कर लें। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2a बाई 3, 2a बाई 3 अपॉन में, यहां पर देखें a माइनस एक्स मतलब a माइनस 2a बाई 3, a माइनस 2a बाई 3। और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें आप और फाइनली मुझे बताएं कि यहां पर क्या आंसर आने वाला है। तो आप यहां पर देखेंगे 3 3 3 3 सब कड़ी आएगा, ए कॉमन और कैंसिल लेके कड़ी आएंगे। ऊपर क्या बचेगा? 2 2 जा 4, और नीचे क्या बचेगा? 3a माइनस a या 3a माइनस 2a a। तो अल्टीमेटली नीचे 1 बचेगा। तो फाइनली यदि आप सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग आंसर 4। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ट्राई करें। तो ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए मैं देखता हूं कि आपने ट्राई किया, आपका आंसर सही है गलत है। चलिए चेक करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सिंपल सा ये है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 मोल्स ऑफ H2 के 15 मोल और 5.2 I2 लिया गया है। ठीक है, और ये अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मेरे को रिएक्शन लिखना होगा स्टूडेंट, जो कुछ इस तरीके से होगा, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लिया। अब आगे आप देखिएगा तो क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम पर HI का 10 मोल प्राप्त होता है, HI के 10 मोल्स मिलते हैं। तो आप इनिशियली आप देखिएगा प्रारंभ में H2 कितना लिखा हुआ है, 15 मोल लिया है। प्रारंभ में कितना लिया, 15 मोल लिया। ठीक है, I2 का कितना मोल लिया है स्टूडेंट्स, 5.2 मोल लिया है। और HI कितना है, प्रारंभ में HI तो प्रोडक्ट तो 0 ही होगा ना। ठीक है, अब आप खुद सोचो ये क्या है, ये मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ये है प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, प्रारंभ में ऐसा कुछ है, प्रारंभिक स्थिति है। अब इक्विलिब्रियम में देखो, साम्यावस्था जैसे ही अटेन होता है, आपको क्वेश्चन वाले ने बोल दिया HI का 10 मोल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है Kc। तो आप देखिएगा Kc क्या होता है, इतना तो मैंने दिया हुआ है वो लिख लिया। अब देखो Kc क्या होगा। Kc आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं HI की सांद्रता का वर्ग, ये देखो ये 2 H2 और I2। तो यहां तक भी समझ में आ गया।
यदि आपको HI H2 और I2 की साम्यावस्था में स्थिति न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाए तो आप यहां पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार मेरे पास में साम्यावस्था में HI की वैल्यू तो दी हुई है 10, तो ये तो मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है 10। अब H2 और I2 डायरेक्टली दिया है क्या? नहीं दिया, डायरेक्टली तो नहीं दिया। यदि वही पता चल जाए तो मैं उसको रखने वाला हूं। तो खुद सोचो। अब देखो, यहां देखो, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे HI का 2 मोल जब प्राप्त होता है, 2 मोल जब प्राप्त होता है तो H2 का कितना मोल खपत हुआ होगा? 1। ठीक है, जब ये 2 प्राप्त होता है तो ये 1 खपत होता है। तो साम्यावस्था में ये 10 प्राप्त हुआ है तो ये कितना खपत हुआ होगा? 5। इसका आधा देखो, 2 का आधा 1 तो 10 का आधा 5, 5 खपत हुआ होगा, 5 खपत हो गया तो बचेगा कितना भैया? 15 तो था, 5 खपत हो गया तो बचेगा कितना? 10। तो यहां पर मैंने लिख लेता हूं H2 कितना बचा होगा साम्यावस्था में? 10 बचा होगा। बहुत आसान हो गया ना। चलिए अब देखते हैं एग्जैक्टली I2 की कितनी मात्रा बची होगी, खुद सोचो। तो वही बात है, ये यदि 2 बनता है तो ये 1 खपत हुआ होगा। HI का 10 बना है तो I2 का 5 खपत हुआ होगा, और ये उपलब्ध कितना है? 5.2 उपलब्ध है, 5 खपत हो गया, बचेगा कितना? 0.2। तो यहां पर मैंने लिख लिया 0.2। तो आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 1 10 तो कर ही आएगा, क्या बचेगा यहां पर? 10/0.2। ठीक है ना, और 0.2 से 10 को यदि भाग देते हैं तो ये बचना है 50। देख लीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर है वो कुछ ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा एसिड बेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, साम्यावस्था का तो है ही है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड तो मैं AlCl3 बोल दिया, ये आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका मतलब यह है कि मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में मिक्स कर दूं, वाटर के साथ में मिक्स कर दूं तो इसका जो जलीय विलयन है, ये क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन वाले ने बोल दिया, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, एसिडिक होता है। अच्छा आगे देखते हैं, क्यों होता है एसिडिक? निम्न में से किस आयन का जल योजन होगा? तो आप खुद सोचो स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो AlCl3 में 2 आयन है, एक तो Al के आयन है और एक क्लोरीन का आयन है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आखिर इस दोनों आयन में से किसमें जल योजन होगा, मतलब किससे जल का अणु जुड़ेगा। ठीक है, अब जल का अणु भी जुड़ने के लिए जल में भी तो 2 आयन हैं, कौन कौन से? एक H+ और एक OH-। ठीक है, और ये विलयन जो है वो अम्लीय होता है। अम्ल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स? तो अम्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है H+। इसका मतलब यदि मैं AlCl3 और H2O का विलयन बनाता हूं तो मेरे को H+ मिलेगा। अब H+ कहां से मिल सकता है स्टूडेंट्स? याद करो, तो H+ मिल सकता है किसी प्रबल क्षार से, अम्ल से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बनेगा। आप खुद सोचो कि AlCl3 को मैं यदि ट्रीट करता हूं वाटर के साथ में, ठीक है, तो Al का Al3+, देखिएगा Al3+। अब Al3+ जो पॉजिटिव है वो वाटर के OH- के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? तो ये बना लेगा AlOH होल थ्राइस। मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, एक सिंपल और जनरल बात कर रहा हूं। उसी प्रकार आप देखोगे AlCl3 का जो Cl- है वो वाटर के H+ के साथ में कंबाइन होके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इन दोनों में से ये हो गया क्षार, ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। अब ये होता है वीक बेस। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मैं बता रखा हूं पहले भी अपने वीडियोस में। और HCl जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl तुरंत H+ को दान करेगा। इसका मतलब ये दान कर देगा, और दान कर देगा मतलब आप ये बोलोगे कि H+ फिर से निकल गया Cl- से। ऐसा बोल सकते हो क्या?
H प्लस फिर से निकल गया Cl माइनस से। देखो H प्लस फिर से निकल जाएगा Cl माइनस से। मतलब ये आपस में एक्चुअली जुड़े हुए अवस्था में रहेंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे। तो जुड़ा हुआ कौन रहेगा? ये दोनों। इसका मतलब जल योजन किसका हुआ? मतलब OH माइनस किसके साथ चिपका रहेगा? मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जल का OH माइनस हमेशा Al3 प्लस के साथ जुड़ा रहेगा, जबकि जल का H प्लस Cl माइनस के साथ जुड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्लियर हो गई बात। तो मैं यहां पर एक और ऐसा शॉर्टकट में यदि मैं रिएक्शन लिखने की बात करूं तो आप ऐसा सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो Al3 प्लस जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? AlOH होल थ्राइस प्लस H प्लस प्रदान कर देगा। क्लियर हो गया। तो मैं यहां पर क्या बोलने वाला हूं, अब क्वेश्चन को पढ़ लो। निम्न में से किस आयन का जल योजन होता है? तो किस आयन का जल योजन होगा? एल्यूमिनियम आयन का ही जल योजन होगा। अब बात का निष्कर्ष सुन ले स्टूडेंट्स, यदि कभी किसी रिएक्शन में जल योजन के द्वारा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार किसी आयन से बन रहे हैं, इसका मतलब उसका जल योजन कभी नहीं होगा। या आप हमेशा ऐसा भी याद रख सकते हो, दुर्बल आयन का ही जल योजन होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2 के लिए Kp और Kc का अनुपात क्या होगा? ये देखो Kp और Kc। तो स्टूडेंट्स याद रखना, एक तो पहले बात तो ये याद रखना, Kp बराबर होता है Kc RT के पावर में डेल्टा n। याद रखोगे ये फॉर्मूला, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, Kp डिवाइडेड बाय Kc, Kp डिवाइडेड बाय Kc इज इक्वल टू RT। यहां स्टूडेंट्स मैं डेल्टा n के बारे में बता देता हूं। डेल्टा n क्या है? कुछ नहीं। डेल्टा n क्या है? ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो गुणांक होते हैं ना, गुणांक का अंतर होता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गुणांक का अंतर। जैसे यहां पर देखो COCl2 के सामने क्या लिखा हुआ है? 1, तो ये मैंने 1 लिखा। और कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं, तो माइनस। अंतर मतलब माइनस। अच्छा, तो अभिकारक क्या क्या है? CO और Cl2। इसके गुणांक कितने हैं? 1 और 1। तो आप ये 1 और 1 को ऐड कर दो। ठीक है, जितने प्रोडक्ट के गुणांक हैं, जितने रिएक्टेंट के गुणांक हैं, सबको जोड़ो और घटा दो। जोड़ो और घटा दो। क्या आ जाएगा ये? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब -1। तो यहां पर आप यदि यहां पर लिखना चाहें तो यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में Kp और Kc, Kp डिवाइडेड बाय Kc क्या हो जाएगा? RT टू द पावर -1, और RT टू द पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/RT। तो मेरे पास फाइनल जो आंसर है वो कुछ ये होगा। तो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आप याद करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ला सातेलिए के नियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं और लाने वाला हूं ली चैटेलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड। ला सातेलिए का नियम कहते हैं इसको। बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार रूल्स रेगुलेशन या नियम के बारे में बता देता हूं। लॉ क्या बोलता है? तो लॉ ये बोलता है, आप इसको केवल दिमाग पे बैठा के रखें कि यदि कोई रिएक्शन साम्यावस्था में है तो उसकी साम्यावस्था को, साम्यावस्था मतलब संतुलित अवस्था को, तो उसकी साम्यावस्था को 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर? एक हो गया टेम्परेचर, याद रखने वाले हैं। एक टेम्परेचर प्रभावित करेगा, एक दूसरा है जो प्रेशर प्रभावित करेगा, और तीसरा जो है वो होता है सांद्रता। तो ये 3 फैक्टर है जो साम्यावस्था को प्रभावित करते हैं। चलिए ये बात मैंने बोला ही है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो आप। देखो एक सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का रासायनिक साम्य निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो किससे प्रभावित नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर कैटेलिस्ट से प्रभावित नहीं होता। ये 3 के तो नाम मैंने अभी लिए हैं ना, तो इससे प्रभावित नहीं होगा। ली चैटेलियर ने इन्हीं 3 के बारे में बताया है। कैटेलिस्ट से अभिक्रिया स्लो होती है या फास्ट होती है? ज्यादातर केस में अभिक्रिया फास्ट हो जाती है, लेकिन इससे साम्यावस्था स्थिरांक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो चलिए अब हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल की बात करते हैं कि आखिर ये 3 फैक्टर साम्यावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं और साम्यावस्था किस किस डायरेक्शन पे जाएगा। तो आप पहला ये याद करो, यहां से याद करो, यदि सांद्रता बढ़ा दें या कम कर दें तो साम्यावस्था बदल जाएगा। ली चैटेलियर ने क्या बताया स्टूडेंट, समझ रहे हो? ली चैटेलियर ने यह बताया है कि आप जो भी काम करेंगे साम्यावस्था प्राप्त होने के बाद अभिक्रिया में आप जो भी काम करेंगे अभिक्रिया उसका विपरीत काम करेगा। इसको मैं आपके को एक छोटा सा उदाहरण से बोलता हूं। सपोज ये मेरे पास में एक रिंग है, ठीक है, और यहां मैं एक छोटा सा रिंग रख दूं और छोटा सा रख दूं। अब इस रिंग को खींचकर ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? इसका साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये फिर से इधर आने का प्रयास करेगा और अपने से आएगा। समझ रहे हो क्या? मैंने इसको ऊपर ले गया, ये खुद से आएगा। ठीक, तो वही बात ली चैटेलियर ने बताया है। क्या बताया? कि यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में है, वो संतुलित अवस्था में है, और यदि आप उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, छेड़छाड़ मतलब ये 3 चीज चेंज करते हैं, तो वो आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करेगा और उसके विपरीत करेगा। तो यदि आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देंगे तो साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। अभिकारक की सांद्रता को वो कम करेगा, आप बढ़ा दोगे रिएक्शन कम करेगा। कैसे कम करेगा? वो अग्र दिशा में भागने लगेगा। ठीक है, तो यदि आप उत्पाद की सांद्रता बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाएगी और उत्पाद को कम करने के लिए अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन पे चलने लगेगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो अब देखते हैं प्रेशर को लेकर या टेम्परेचर को लेकर बात करते हैं। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, आपने बढ़ा दिया ना, आपने बढ़ाया, ठीक है, जो परिवर्तन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिधर टेम्परेचर कम हो। अब टेम्परेचर कम किधर होगा? टेम्परेचर कम होता है एंडोथर्मिक की दिशा में। अब एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उष्माशोषी। भाई उष्मा सोख लेगा, वो टेम्परेचर को कम कर देगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन उस दिशा में चलेगा जिधर आपके द्वारा बढ़ाए गए टेम्परेचर को वो कम कर दे। और टेम्परेचर कम किधर होगा? एंडोथर्मिक में। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी। इसका विपरीत हो जाएगा यदि आप टेम्परेचर कम करेंगे तो। ये बात मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि ये बार बार बोलने से कंफ्यूजन होता है। आप एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर। खुद सोचो, अब देखो, यदि आपके पास में ये पात्र है, ठीक है, इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं, और इसमें 5 अणु हैं, ठीक, 5 अणु हैं, और इसका एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, 5 अणु है, पिस्टन लगा हुआ है, और इसमें पूरा आयतन, इतना बड़ा पूरा आयतन है, इतने बड़े आयतन में 5 अणु खेल रहे हैं। अब आप प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ा दोगे, प्रेशर को बढ़ा दोगे तो निश्चित रूप से प्रेशर को बढ़ा दोगे तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। प्रेशर को बढ़ा दोगे तो ये पिस्टन नीचे आएगा। अणुओं की संख्या अभी भी कितनी है? 5। साम्यावस्था हो गई डिस्टर्ब। ठीक है, अब ही इन अणुओं को घूमने के लिए या खेलने के लिए कितने आयतन की जरूरत पड़ी? आयतन तो कम हो गया ना। अल्टीमेटली आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा के आयतन को कम कर दिया। अब आयतन को कम हो गया तो प्रत्येक अणुओं के लिए आयतन की कमी हो गई। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं क्या? प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ गई। प्रति एकांक आयतन में, जैसे मैं यहां पर बोल ही देता हूं प्रति एकांक का मतलब क्या है। मान लो ये 10 लीटर है, 10 लीटर में 5 अणु हैं, तो 1 लीटर मतलब एक अणु के लिए कितना लीटर हो गया? 2 लीटर। खुद सोचो ना, 5 अणु हैं, 10 लीटर है, तो एक अणु के लिए 2 लीटर हो गया। अब यहां पर देखो, ये मान लो अब 5 लीटर हो गया, ये प्रेशर बढ़ा दिया, आयतन हो गया 5 लीटर, अणुओं की संख्या अभी भी 5 ही है, तो 5 लीटर में 5 अणु, तो एक अणु के लिए 1 लीटर, जबकि यहां पर एक अणु के लिए कितने लीटर? 2 लीटर। तो कुल मिला के आपने प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या में कमी कर दी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब, और साम्यावस्था पुनः प्राप्त करने के लिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन पे जाएगा जिधर अणुओं की संख्या बढ़ रही होगी।
तो आप ये मान लो, चलो इतना बात भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एकदम याद रखने के लिए एकदम रामबाण बोलता हूं, PV इज इक्वल टू NRT। आई होप सभी बच्चों ने सुन रखा होगा, साइंस के बच्चे तो सभी सुन रखे हैं, PV इज इक्वल टू NRT। तो आप देख लो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, ये P प्रेशर, N अणुओं की संख्या, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ा दोगे तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिधर अणुओं की संख्या में कमी आ रही है। चलिए फटाफट अब देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर का समर्थन करता है। हाई प्रेशर का समर्थन करता है मतलब हाई प्रेशर, यदि आप प्रेशर बढ़ा दोगे रिएक्शन उच्च दिशा में मतलब उस दिशा में जाएगा जहां पे फेवर कर रहा है। फेवर मतलब अग्र दिशा, अग्र दिशा इसकी तो पता चल ही रही है। तो देखो यहां पर देखो इसमें कितने अणु हैं, कुल 2, इधर कितने अणु हैं, 2, इस पर तो प्रेशर का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है ना। इधर भी 2 अणु हैं, देखो ना 1 और 1 2, इधर कितने अणु हैं 2 और 2 है, दोनों तरफ प्रेशर अणुओं की संख्या समान है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां देखो अणुओं की संख्या 1 है, यहां अणुओं की संख्या 2 है, मतलब इधर अणुओं की संख्या बढ़ रही है। तो आप खुद सोचो यदि प्रेशर बढ़ाओगे, देखो PV इज इक्वल टू NRT से प्रेशर बढ़ाओगे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिधर अणुओं की संख्या कम हो रही है। तो अणुओं की संख्या इसमें किधर कम हो रही है, इस दिशा में कम हो रही है, तो ये भी गया फॉरवर्ड। फेवर करने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलना। यहां देखिए इधर कितने अणु हैं, कुल इधर कितने अणु हैं 4, और इधर कुल कितने अणु हैं 2, ठीक है, क्लियर है ना। 4 अणु एक तरफ है, 2 अणु इधर, तो अणुओं की संख्या में कमी किधर आ रही है, अग्र दिशा में कमी आ रही है। और आप प्रेशर बढ़ाओगे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिधर अणुओं की संख्या कम हो रही है। तो हमारा आंसर चलो ये मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, नेक्स्ट ऑप्शन में भी इधर भी अणुओं की संख्या 2 है, इधर भी अणुओं की संख्या 2 है, मतलब प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को पॉज करें। ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन है और खुद से ट्राई करें। निम्न में से कौन सा परिवर्तन दिए गए अभिक्रिया को अग्र दिशा में का समर्थन करता है। मतलब ये एक रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करता है। यहां पर देखिएगा डेल्टा H की वैल्यू कुछ लिखी हुई है, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, वैसे आपको बता रखा है पहले भी, डेल्टा H यदि पॉजिटिव है तो फिर ये किसको बता रहा है स्टूडेंट्स, ये बताता है एंडोथर्मिक को, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है। मतलब उष्मा अवशोषित हो रही है, कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में उष्मा अवशोषित हो रही है। तो खुद सोचो। अब यहां देखो, अब देखते हैं दाब का बढ़ाना। यदि आप दाब बढ़ा दोगे, प्रेशर बढ़ा दोगे, मोलों की संख्या बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जिधर अणुओं की संख्या कम हो रही होगी। अणुओं की संख्या किधर कम हो रही है, इधर तो 2 है, इधर 1 है, मतलब इधर कम हो रही है, मतलब ये फेल हो गया। दूसरा देखिएगा ताप का बढ़ाना, ताप बढ़ा दोगे, यदि आप ताप बढ़ा दोगे तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिधर वो ताप को कम करे। अब ताप कम किधर हो रहा है, एंडोथर्मिक में कम हो रहा है। अरे वाह, यहीं पर मिल गया हमारा आंसर। देखो ताप बढ़ाओगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा, एंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, उष्मा को सोखेगा। अब वो अवशोषित किधर कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे कर रहा है। तो यही मेरा आंसर है। चलिए बाकी आंसर को भी हम चेक कर लेते हैं। आई की सांद्रता को बढ़ाना, आई मतलब आयोडीन, ये वाला आई की सांद्रता को यदि बढ़ा दोगे, सांद्रता को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब और उस दिशा में जाएगा जिधर साम्यावस्था, जिधर आई की वैल्यू में कमी आ रही होगी। तो आई की वैल्यू किधर कम आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहां देखो I2 की सांद्रता का कम करना, यदि आप इसको कम कर दोगे, इसको आप कम कर दोगे तो अभिक्रिया इसको बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, मतलब ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।